और पहली बड़ी खबर आपको बताते हैं, आईएसआईएस के ठिकाने पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक। उत्तर पश्चिम नाइजीरिया में बड़े पैमाने पर अमेरिका ने हमले किए। क्रिसमस पर ट्रंप का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने पूरी जानकारी दी है। इस्लामिक आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे, ट्रंप ये कह रहे हैं। नाइजीरिया में ईसाइयों पर हो रहे हमले के जवाब में ट्रंप ने क्रिसमस के दिन ये बड़ा एक्शन करते हुए आईएसआईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है। आतंकवादी समूह आईएसआई ने पिछले 1 साल में नाइजीरिया में देश में हजारों ईसाइयों पर हमला किया है और उनकी हत्या की है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमारा देश कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद को फलने फूलने नहीं देगा। तो ट्रंप ने यह बड़ा हमला किया है और उन्होंने कहा है कि आतंकवाद को पलने पोसने नहीं देंगे, क्योंकि लगातार ऐसे हमले सामने आ रहे थे जिसमें ईसाइयों को विशेष तौर पर जो है निशाना बनाया जा रहा था। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए कैसे आतंकवादियों को ठिकानों को निशाना बनाया गया और उसके बाद एक धमाके किए गए और धमाके से पूरे इलाके को तबाह कर दिया गया है। और ट्रंप ने खुद जो ये वीडियोस है, तो ये जानकारी जो है सोशल मीडिया पर साझा की है। तो आईएसआईएस के ठिकाने पर हमला किया गया है। ट्रंप आपको बताया कि आईएसआईएस को लेकर लगातार मुखर है और वो कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हम छोड़ेंगे। लेकिन सीधे न्यूज रूम का रुख कर रहे हैं। विशाल विवेक हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, एक बार फिर से अमेरिका ने निशाना बनाया, बताइए और क्या जानकारी से जुड़ी हुई? देखिए, 1 महीने पहले करीब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि वो ऐसा करने का सोच रहे हैं। उन्होंने वार्निंग दी थी आईसिस, जो वहाँ पे जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं उनको, कि ऐसा वो कर सकते हैं और उन्होंने कर दिया। और पिछले भी कुछ महीनों में हमने देखा है कि वो सिमिलर काइंड ऑफ अटैक्स उन्होंने किया है दूसरे जगह पे। बट यहाँ पे देखने वाली बात ये भी है कि काफ़ी सारे विशेषज्ञ हैं जो उस एरिया के, उन्होंने बार बार बोला है कि क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ पे अटैक वहाँ हो रहा है या नहीं, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। तो ये जो प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि वहाँ पे क्रिश्चियंस के अगेंस्ट जो परसिक्यूशन हो रहा है उसके लिए अटैक किया गया, उसका कोई बेसिस नहीं है। लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट, जो यूएस प्रेसिडेंट है, वो अपने मन की करने के बारे में जानते हैं, तो वो ऐसा कर दिया उन्होंने। और आईसिस मिलिटेंट्स का वहाँ पे काफ़ी एक जो है एक बड़ा जत्था है जो कि काफ़ी डिस्टर्बेंस फैलाता है, ये इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या क्रिश्चियंस पे एग्जैक्टली हमला हो रहा है कि नहीं, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि जो नाइजीरिया में जो डेमोग्राफी है वो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में 50-50% बटी हुई है। तो ऐसा कोई खास बयान कहीं से नहीं आया जो कि बताए कि क्रिश्चियंस पे एग्जैक्टली अटैक हुआ है। दोनों ही समुदाय पे आए दिन हमने देखा है कि आईसिस मिलिटेंट्स अटैक करते रहते हैं। तो जो प्रेसिडेंट का जो मेन जो एक आर्गुमेंट है कि उन्होंने क्रिश्चियंस को बचाने के लिए ऐसा किया है, उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, उसका कोई बेसिस नहीं है। लेकिन पहले भी जैसा मैंने कहा कि जैसे नाइजीरिया में अटैक हुआ है, वैसे ही दूसरे रीजन्स में इराक पे अटैक किया है यूएस ने। तो ये सब पिछले कुछ महीनों में काफ़ी नए स्तर पे आ गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस तमाम जानकारी और इस अहम बातचीत के लिए। बिल्कुल, अब चलिए आगे बढ़ते हुए खबर जयपुर से आपको बता दें। जयपुर में पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने पथराव किया है और कई जो पुलिसकर्मी हैं इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ग्रामीण जयपुर की चौमू में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। बता दें आपको, मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर जो ये विवाद है ये शुरू हुआ था। पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही मुस्लिम समुदाय की सहमति से मस्जिद के बाहर सड़क पर पड़े पत्थरों को हटाया गया था। आज तड़के करीब 3 बजे अचानक विवाद उस समय शुरू हुआ जब कुछ लोगों ने पत्थर हटाया और उस जगह पर रेलिंग लगाने का काम शुरू किया। इसी दौरान विरोध बढ़ा और मामला पथराव तक पहुंच गया। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। फिलहाल क्षेत्र में तनाव बना हुआ है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए हैं और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी सुशांत पारेख हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, विवाद की वजह क्या थी और अभी फिलहाल हालात क्या हैं मौके पर? देखिए, चौमू पुलिस जो कि जयपुर से बात करें तो करीब 50 किलोमीटर दूरी पर है और जयपुर कमिश्नरेट का ही हिस्सा है। वहां पर पुलिस और दूसरी जो एजेंसियां हैं वो अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही थी ताकि ट्रैफिक को व्यवस्थित किया जा सके। और मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में अतिक्रमण भी था और बड़े पत्थर भी पड़े हुए थे।
ये सारा काम सहमति के साथ हुआ था। पुलिस के साथ बैठक हुई थी मुस्लिम समुदाय की और उसमें तय किया गया था कि पत्थरों को हटाया जाएगा। लेकिन पत्थर हटाने के बाद में जब कल रात को ये लगा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पे पुलिस थोड़ा सख्त एक्शन ले रही है, तो समुदाय के कुछ लोगों ने कल रात को पत्थरबाजी शुरू कर दी और पत्थरबाजी इतनी जबरदस्त हुई है कि आप ये देखिए 6 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, कुछ उसमें गंभीर भी हैं। हालांकि पुलिस ने फिर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, भीड़ को तितर बितर किया, लेकिन इलाके में फिलहाल जो है अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। जयपुर कमिश्नरेट के आला अधिकारी मौके पर गए हैं और कोशिश कर रहे हैं उन तमाम उपद्रवियों को चिन्हित करने की जिन्होंने पथराव किया। फिलहाल जो अभी की बात करें तो स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस कोशिश कर रही है कि मामला नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस भी मौके पर तैनात है। सुशांत, आप नजर बना के रखिएगा खबर पर। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और खबरों की बात करते हैं। दरअसल कई राज्यों में कोहरे की वापसी हो गई है। दिल्ली, यूपी, पंजाब में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। उत्तराखंड में कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं हरियाणा, बिहार, उड़ीसा में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी घना कोहरा देखने को मिला है, तो कई राज्यों में कोहरे का अलर्ट जो है जारी हो गया है। कोहरे की वापसी हो गई है। कुछ दिनों की राहत जरूर मिली थी, लेकिन एक बार फिर से जो कोहरा है वो वापस आ गया है। और चाहे यूपी की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, तो कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। अयोध्या, यूपी में हालात आप देखिए कोहरे के बाद किस तरीके से पैदा हो गए। वाराणसी में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं और मुरादाबाद की जो तस्वीरें हैं वो भी कुछ ऐसे ही सामने आ रही, जहां कोहरे का सामना लोगों को सुबह सुबह करना पड़ा है। तो आपको बताऊं कि किस तरह से कोहरे की वापसी ने एक बार फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और आइए दिल्ली के कर्तव्य पथ की ये तस्वीर आपके सामने है। यहां पर देखिए 26 जनवरी के मद्देनजर रिहर्सल, लेकिन उससे पहले कोहरे का साया आप जरूर देख पाएंगे। और ये अब देखिए, ये आईटीओ की तस्वीर है। सुबह सुबह का वक्त है और अंधेरा है एक तरीके से, और गाड़ियों की लाइट्स जली हुई हैं। लोगों के सामने कोहरे ने थोड़ी मुश्किल यहां भी बढ़ा दी है। और अब आपको तस्वीरें ये देखिए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी की तस्वीर है। यहां पर भी सुबह का वक्त है, लेकिन अंधेरा है। अंधेरा इसलिए क्योंकि यहां पर कोहरा है और कोहरे की वजह से धुंध है और धुंध की चादर में लोग फंसे हुए हैं। और ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। अयोध्या उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है, कर्तव्य पथ दिल्ली की तस्वीरें आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी की तस्वीरें हैं, आईटीओ की तस्वीर आपके सामने है और मुरादाबाद यूपी की तस्वीर आपके सामने। इसके अलावा नॉर्थ 24 परगना की तस्वीर आपके सामने है। तो आपको बताएं कि ये वो तस्वीरें थी जहां पर कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और अगली खबर आयुषी क्या है? बिल्कुल अंजित, और देखिए न सिर्फ कोहरे ने बल्कि बर्फबारी ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पुंछ के मुगल रोड पर बर्फ हटाई गई है। बीआरओ ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है और रजौरी पुंछ मार्ग पर यातायात को बहाल कर दिया गया है। भारी बर्फबारी की वजह से कई इंच तक बर्फ जम गई थी, जिसे अब बीआरओ की तरफ से हटाया गया है। इसके साथ ही आपको बताएं कि सुरक्षा कारणों से समय सीमा भी लागू कर दी गई है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, जब बीआरओ ने इस बर्फ को हटाया और क्रेन की मदद से फिलहाल सड़कों पर जमी बर्फ को हटाया गया। मुश्किलें इस वक्त थी तो गाड़ियां तो चल नहीं सकती थी क्योंकि बर्फ थी। ऐसे में सड़क को फिलहाल साफ किया गया और जो बर्फ जमी थी उसे हटाया गया। और अब आपको उस जगह ले चलते हैं जहां जगह की सैर कराने, जहां हवाओं में सुकून है और नजारों में जादू है। बिल्कुल, और आप भी इस रिपोर्ट के जरिए अपने घर बैठे बैठे देखिए भारत का वंडरलैंड, यानी कि स्वर्ग से सुंदर नजारा। कुदरत ने जब अपनी कूची से सफेद रंग बिखेरा तो धरती के माथे पर गुलमर्ग नाम का हसीन ख्वाब सज गया। बादलों से गिरते बर्फ के फाहे और क्रिसमस के उल्लास से गुलमर्ग एक जादुई जश्न में तब्दील हो चुका है। कहीं ढलानों पर स्की के जरिए रोमांच की इबारत लिखी जा रही है, तो कहीं कोई इन बर्फीले लम्हों को अपने कैमरे और यादों के संदूक में हमेशा के लिए कैद कर रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल है नज़ारा भी।
और मैं तो बोलना चाहती हूँ, मैं एवरी ईयर आना चाहती हूँ यहाँ। गुलमर्ग जैसी बढ़िया जगह मैं मानता हूँ ये धरती पे दूसरी कोई नहीं है। मैं मेरी डॉटर के साथ क्रिसमस मनाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। गुलमर्ग की हवाओं में सिर्फ ठंडक ही नहीं बल्कि रूहानी सुकून भी है। शिव मंदिर की शांति हो या चर्च की प्रार्थनाएं, गुलमर्ग हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ सैलानी सिर्फ बर्फबारी देखने नहीं आते बल्कि उन लम्हों को जीने आते हैं जो ताउम्र उनकी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। और आइए केदारनाथ आपको लिए चलते हैं और उत्तराखंड के केदारनाथ की आप तस्वीरें देखिए। हर तरफ बर्फबारी है और बर्फ जमी हुई आपको नजर आ रही है, मगर आप ये देखिए कि ये बाबा केदारनाथ की तस्वीरें केदारनाथ धाम से सामने आ रही हैं जो बेहद हैरान करने वाली हैं और चिंताजनक है। दरअसल दिसंबर लगभग खत्म होने वाला है लेकिन अब तक केदारनाथ में बर्फबारी नहीं हुई है। पिछले साल इस समय तक मंदिर 5 से 8 फीट बर्फ से ढका होता था। पर्यावरण विशेषज्ञ भी बर्फबारी न होने के चलते चिंतित हैं। उनका कहना है कि केदारनाथ सीजन की बर्फबारी न होना पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। तो केदारनाथ की तस्वीरें जहां आमतौर पर बर्फबारी हो जाती है लेकिन अभी फिलहाल नहीं हुई है बर्फबारी। तो ये तो थी बर्फबारी के बाद अब आपको अलीगढ़ लिए चलते हैं जहां एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो इलाका सबसे सुरक्षित समझा जाता है वहीं कानून को चुनौती दी गई है। पुलिस लाइन के गेट के बाहर ही 2 छात्र गुट आपस में भिड़ गए। अलीगढ़ में 2 छात्र के गुटों ने पुलिस के इकबाल को चुनौती दे डाली। सबसे पॉश इलाके में स्थित पुलिस लाइन के गेट पर 2 छात्रों के गुटों में जमकर मारपीट हुई जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हैरानी की बात है कि ये पूरी घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई। पूरा मामला सिविल लाइन क्षेत्र का है जहां 2 गुट बेखौफ होकर एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाते रहे। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि दोनों गुट के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। दोनों की तरफ से जमकर लात घूंसे चले। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी हालात को काबू करने में असहाय नजर आए। स्थानीय लोगों ने कहा कि पुलिस मौके पर मौजूद थी लेकिन इसके बावजूद दोनों गुटों में काफी देर तक मारपीट होती रही। मारपीट में कई छात्रों के घायल होने की भी खबर है जिन्हें इलाज के दौरान नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों ने कहा कि यदि पुलिस समय पर सख्ती दिखाती तो हालात नहीं बिगड़ते। मौके पर पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही जिससे छात्रों के हौसले बढ़ गए और तमाशबीन भीड़ मारपीट का वीडियो बनाने में मस्त रही। और नोएडा में तेज रफ्तार थार ने एसआईसी अस्पताल के बाहर कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद ड्राइवर ने भागने की भी कोशिश की लेकिन लोगों ने गाड़ी को पकड़ लिया। पुलिस ने थार को सीज कर दिया। नोएडा में एक बार फिर तेज रफ्तार थार का कहर देखने को मिला है। सेक्टर 22 स्थित ईएसआईसी अस्पताल के पास थार ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। खौफनाक वारदात के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि थार बेहद तेज रफ्तार से चल रही थी और अचानक वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। हादसे के थार चालक मौके से गाड़ी लेकर फरार होने लगा। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने गाड़ी का पीछा करके थार और ड्राइवर को पकड़ लिया। सूचना मिलते ही पुलिस सेक्टर 24 थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई जिसके बाद घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने थार गाड़ी को कब्जे में ले लिया और चालक समेत गाड़ी में मौजूद युवक को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि थार चला रहा युवक नाबालिग है या बालिग। थार किसकी है, चालक कौन है और वाहन इतनी तेज रफ्तार में क्यों चलाया जा रहा था, इन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां दीपू दास की मॉब लिंचिंग के सदमे से अभी लोग उभरे भी नहीं थे। वहां एक और हिंदू की हत्या ने सनसनी फैला दी। राजबाड़ी के पांगशा इलाके में 29 साल के अमृत मंडल उर्फ सम्राट को कुछ हैवानों ने दबोच लिया और पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक अमृत मंडल पर कथित तौर पर वसूली के आरोप लगाए गए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के बाद से इलाके में फिलहाल तनाव का माहौल है। और आपको बताएं कि दीपू दास की हत्या भी पिछले कुछ दिनों पहले हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से आपको बताएं कि अमृत मंडल नाम के एक व्यक्ति, ये अमृत मंडल की तस्वीर है, अमृत मंडल को पीट कर मार डाला गया और कुछ लोग इकट्ठा हुए और आपको बताएं कि उसे पकड़ा और पीट कर मौत के घाट उतार दिया। और अब देखिए कि कैसे एक और हिंदू को बांग्लादेश में टारगेट किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे मसले पर अभी तक जो लोग लगातार बातें करते हैं वो फिलहाल अमृत मंडल की हत्या के बाद भी बहुत सारे सवाल है। और बड़ी खबर आपको बता दें, अमृत मंडल की हत्या पर बांग्लादेश की सफाई।
अमृत मंडल को बताया कुख्यात अपराधी। अमृत को मिली अपराध की सजा। बांग्लादेश सरकार सांप्रदायिक सद्भाव वाला देश है। आपको बताएं कि बांग्लादेश ने कहा है कि अमृत मंडल कुख्यात अपराधी है, लेकिन अब आपको बताएं कि इस पूरे मसले पर बांग्लादेश सरकार ने सफाई दी है और ये कह दिया है कि वो कुख्यात अपराधी था। बांग्लादेश सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू अमृत मंडल की हत्या पर अपनी सफाई में क्या कहा है, यह भी एक बार फिर से आपको बताते हैं। अमृत मंडल उर्फ सम्राट की हत्या पर संज्ञान लिया। अमृत मंडल की हत्या सांप्रदायिक हमला नहीं, हत्याकांड जबरन वसूली और आतंकी गतिविधियों का नतीजा है। मृतक अमृत मंडल उर्फ सम्राट एक कुख्यात अपराधी था। वारदात के दिन भी जबरन वसूली करने गया था। भीड़ के साथ झड़प के दौरान उसकी जान चली गई। अमृत पर हत्या और जबरन वसूली समेत कई केस दर्ज हैं। सरकार इस हत्याकांड की कड़ी निंदा करती है। सरकार किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करती। हत्याकांड में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। धार्मिक पहचान उजागर कर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश है। बांग्लादेश सांप्रदायिक सद्भाव वाला देश है, ये कहना है बांग्लादेश की सरकार का। और आपको बताएं कि इस पूरे मसले पर बांग्लादेश की सरकार की हमने आपको सफाई सुनाई, लेकिन बांग्लादेश की सरकार अपने आप को, अपने देश को साफ पाक बता रही है। उसके हिसाब से अमृत मंडल की हत्या किसी सांप्रदायिक हिंसा का हिस्सा नहीं था। उनके हिसाब से बांग्लादेश में हिंदुओं और भारतीयों को निशाना बनाया ही नहीं जा रहा है। तो वहां की हकीकत भारत के मशहूर सिंगर अरमान खान ने सबको बताई है। अरमान खान का बांग्लादेश में कॉन्सर्ट था, लेकिन उन्होंने वहां अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। पूरी वजह उन्हीं की जुबानी आप सुनिए। पिछले 2-3 दिन से मुझे अपडेट्स मिले जा रहे थे कंटिन्यूसली। मेरे बहुत से जान पहचान के लोग वहां रहते हैं, मेरे दोस्त हैं वहां पे बहुत सारे जो वहां के हिंदू हैं। तो अचानक से ये 2-3 दिन पहले ही मुझे ये न्यूज मिला कि वहां पे किसी हिंदू को पकड़ के बुरी तरह से मारा गया और जला दिया गया। एंड ये एक रीजन हुआ। दूसरा, वहां पे जितने साज रखे हुए थे उन सबको बुरी तरह तोड़ा गया, उनका अपमान किया गया। और जिस तरह से ये उनका हेट्रेड निकल के आया है टुवर्ड्स द हिंदूज एंड द इंस्ट्रूमेंट्स, ये दोनों ही मेरे लिए एक बराबर का जुर्म है। तो मैं एक ऐसे देश में नहीं जा सकता जहां इंसानियत की कोई गुंजाइश नहीं है, जहां साज को, जिसको हम पूजा करते हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं है। मैं ऐसे देश को एक देश भी नहीं मानता हूं और उस मिट्टी में मैं जिंदगी में कभी अपने कदम नहीं रखूंगा। तो बांग्लादेश में हिंदू टारगेट पर हैं, लेकिन उसका इफेक्ट भारत में भी दिख रहा है। और भारत में किस तरीके का असर दिख रहा है, बताइए आयुषी। बिल्कुल रंजीत, अब देखिए भारत में अलग अलग जगहों पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेश में, उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। कई शहरों में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार का जोरदार विरोध किया जा रहा है। हिंदू संगठन जो है सड़कों पर उतर गए हैं और मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश पर कड़ा एक्शन ले भारत सरकार। और इसके लिए सड़कों पर उतरकर जो लोग हैं जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं और उसका गुस्सा भारत में भी लोगों के अंदर देखा जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं भारत में कि हिंदुओं को जब विशेष तौर पर टारगेट किया जा रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन ले भारत सरकार। और ये तस्वीरें हैं आपके सामने, हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध है। करनाल हरियाणा में आप देखिए मोहम्मद यूनुस का जो पुतला फूंककर प्रदर्शन किया जा रहा है। अब हरियाणा के बाद तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आई हैं, जहां लखनऊ में भी आप देखिए बांग्लादेश के खिलाफ बीएचपी ने प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पुरी में भी लोग नाराज हैं। बांग्लादेश जिस तरीके से लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, वहां पर निशाना बना रहा है और इसका गुस्सा पुरी में भी लोगों के अंदर देखा जा रहा है। और हापुड़ में भी लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया गया। और प्रदर्शन की तस्वीरें आप देखिए, हाथों में पोस्टर लेकर, पुतला लेकर जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और बांग्लादेश के खिलाफ अपना गुस्सा जो है वो जाहिर कर रहे हैं।
और अब 5 तस्वीरें हैं आपके सामने और 5 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए बांग्लादेश के खिलाफ भारत में लोगों का गुस्सा किस तरीके से फूट पड़ा। नोएडा, करनाल, लखनऊ, पुरी, हापुड़ की ये तस्वीरें हैं और सभी जगह एक ही मांग की जा रही है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ बर्बरता की जा रही है, तो भारत सरकार बांग्लादेश पर कड़ा एक्शन ले। तो देखिए बांग्लादेश में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, भारत में उसका गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है और इसका असर जो पड़ोसी देश है उनमें भी देखने को मिल रहा है। अंजीत बिल्कुल, और नेपाल में भी आपको बताएं कि बांग्लादेश के खिलाफ गुस्सा है। बांग्लादेश के विरोध में सड़क पर हिंदू उतर गए हैं। जनकपुर धाम में हिंदू संगठनों ने मार्च निकाला है और नेपाल में भी गुस्सा देखा गया है जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में जो हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं, पहले दीपू दास की हत्या, फिर अमृत मंडल की हत्या, और अब आप देखिए कि नेपाल में भी विरोध हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में तो हो ही रहा है, लेकिन पड़ोसी देश नेपाल में भी इसको लेकर के विरोध हो रहा है और नेपाल में भी लोग सड़कों पर उतरे हैं। वही देखिए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बयान दिया है, हम दीपू दास के परिवार के साथ हैं। शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं दीपू दास के परिवार की हम आर्थिक मदद करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा देश दीपू दास के परिवार के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने यह बयान दिया है और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। हम लोग बंगाली हिंदू के नाते, वो हमारी दीपू बंगाली भाई है, उनका परिवार का साथ एक हिंदू को होने के नाते पूरा देश उसका साथ खड़ा हुआ है। यहाँ बाबरी मस्जिद बनाने के लिए बांग्लादेश का मुसलमान ने रुपया भेज रहा है। हम लोग भी उनका जो अकाउंट नंबर है, मोबाइल अकाउंट जो परमिसेबल है, उसमें हम लोग भी हिंदू लोग उनका फैमिली को रुपया भेज रहा हूँ। दादा विपक्ष दलों ने एक बात नहीं बोल रहा है, बांग्लादेश नहीं बोलेगा, तुष्टीकरण का राजनीति। और आपको बताएं कि इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में 18 दिसंबर को मारे गए हिंदू युवक दीपू दास के पिता से फोन पर बात की और पूरी मदद का उन्हें भरोसा दिया। उनार पेटीएम नाम्बारটা যদি ভাই আমার এই নাম্বারে মেসেজ করে দেন। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बागपत की। बागपत में धार्मिक भावनाएं भड़काने का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है और आपको बताएं कि इस पूरे मसले पर ये जो वीडियो आया है उसमें तमाम कहानियां इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। भाई सारे भाइयों ने वीडियो देख ली होगी भाई। बागपत से सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले रिहान नाम के शख्स ने इंस्टाग्राम पर एक भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में युवक धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली भाषा का इस्तेमाल करता नजर आया। दरअसल रिहान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट ITS Rihan 501 से यह वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में वो बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या का जिक्र करते हुए उसका वीडियो दिखा रहा है। इस दौरान वो खुलेआम धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही शख्स ने लोगों को संभल जाने की चेतावनी देता है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। हिंदू संगठन की शिकायत पर पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने युवक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने और धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि युवक की ओर से शेयर किए गए वीडियो की जांच की जा रही है और उसके सोशल मीडिया अकाउंट की गतिविधियों को भी खंगाला जा रहा है। और आपको बताएं कि हिंदुस्तान की आपने तस्वीरें देखी, लेकिन अब बांग्लादेश में क्या ऐसे हिंसा और बवाल के बीच विवाद है, ये भी आइए आपको बताते हैं। और वहां सियासत नया मोड़ ले चुकी है। 17 साल बाद कल खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश लौट आए। उनके स्वागत में लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उमड़ पड़े। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो तारिक रहमान के स्वागत की हैं। मतलब बांग्लादेश की राजनीति इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद पैदा हुए राजनीतिक खालीपन को भरने के लिए BNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। और जब 17 साल बाद उन्होंने बांग्लादेश की धरती पर कदम रखा तो उसके बाद कैसे बड़ी संख्या में पहुंचकर लोगों ने उनका स्वागत किया, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। तो आपको बताएं कि तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश यानी अपने वतन लौट आए हैं, लेकिन उनके वापसी की तस्वीरें आप देखिए। जब 17 साल बाद रहमान लौटे उसके बाद सड़कों पर उनके स्वागत के लिए जबरदस्त भीड़ थी। हर तरफ बस BNP के कार्यकर्ता और लोग नजर आ रहे थे। तो बांग्लादेश की तस्वीर है। उनके 3 दिन का कार्यक्रम तय है। कल, आज और कल का कार्यक्रम उनका तय है।
और आपको बताएं कि कल उनको एक जनसभा को भी संबोधित करना है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक बड़ी जनसभा होगी। और कल तो ये भी दावा किया गया था कि 50 लाख लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। अब देखिए, खालिदा का बेटा रहमान तो लौट गया है। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये यूनुस की कुर्सी छीनेगा। दरअसल खालिदा का बेटा बांग्लादेश लौटा तो 1 लाख लोग स्वागत में उमड़ गए। किसी प्रदर्शन या आंदोलन के अलावा पहली बार बांग्लादेश में इतनी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी थी। बांग्लादेश को खालिदा के बेटे तारिक रहमान में पीएम नजर आता है क्या, ये भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा चेहरा नहीं है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर बैन है, मतलब वो चुनाव नहीं लड़ रही है। अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया 80 साल की हो गई हैं। खालिदा बहुत बीमार चल रही हैं और सक्रिय राजनीति से भी वो काफी दूर है। तारिक रहमान बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष है, यानी सबसे बड़े दावेदार यही माने जा रहे हैं। इनके सामने चुनौती जमात इस्लामी और एनसीपी जैसी पार्टियां हैं। एनसीपी हसीना विरोधी आंदोलन के बाद बनी, कोई अनुभवी नेता नहीं है या जनाधार नहीं है। जमात इस्लामी भारत और बांग्लादेश विरोधी पार्टी मानी जाती है। सालों तक बांग्लादेश में ये बैन रही और यूनुस सरकार ने इससे बैन हटाया है, लेकिन जमात इस्लामी का आम जनता पर ज्यादा असर या पैठ नहीं है। 6314 दिन यानी कि 17 साल बाद लौटे हैं तारिक, जिन्होंने दावा किया है और सबसे मजबूत दावा उन्होंने किया है। 60 साल के तारिक रहमान बांग्लादेश का डार्क प्रिंस इन्हें कहा जाता है। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के वक्त रहमान गिरफ्तार भी हुए थे। 16 दिसंबर 1971 को इन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन सियासत में 1988 में ये आए जब उनकी मां खालिदा सत्ता में थी और तब रहमान पर कई गंभीर आरोप भी लगे। 2007 में खालिदा के सत्ता से हटते ही तारिक रहमान की गिरफ्तारी हुई। उन पर भ्रष्टाचार के 84 केस है और हसीना की रैली पर हमला करने का आरोप भी इन पर ही लगा है। 2008 में इलाज के लिए तारिक लंदन चले गए और कसम खाई कि बांग्लादेश की राजनीति में वो कभी दोबारा नहीं लौटेंगे, लेकिन बेकाबू बांग्लादेश में कसम तोड़कर तारिक वापस बांग्लादेश आ गए हैं। और इस बीच बड़ी खबर बताते हैं आपको। बांग्लादेश जमाते इस्लामी ने उगला है जहर। भारत के खिलाफ बोले बैरिस्टर शाहरियार कबीर, भारत से समझौता मौत को दावत जैसा है। तो बांग्लादेश जमाते इस्लामी ने जहर उगला है और भारत के खिलाफ क्या बोले बैरिस्टर शाहरियार कबीर, सुनिए जरा। ভারতের কাছে দস্তখত দিয়ে যদি এই দেশে আসেন তাহলে আপনার মৃত্যুর সন্নিকটে। আপনার বাবা রক্তের সাথে তাহলে আপনি বেইমানি করতেছেন, আপনার মায়ের রক্তের সাথে আপনি বেইমানি করতেছেন। আপনার বাবা তালপট্টি দেয়নি বলে শেখ হাসিনাকে এখানে ঢুকানোর 17 দিনের মাথায় আপনার বাবাকে হত্যা করা হয়েছে। আপনার বাবা পানি চুক্তির আন্ডারে ফারাক্কাকে বলছিল উড়িয়ে দিবে। আপনার মা এই পানির দাবিতে ইউএন পর্যন্ত গেছিল, সেজন্য আপনার মাকে কিন্তু ক্ষমতা থেকে কিভাবে চলে গেছে। আর আমার ধারণা আপনার মাদার ব্যথা এখনো যায়নি। যদি মাদার ব্যথা এখন অনুভব করে থাকেন, বিশ্বাস করেন না इंडिया के, বিশ্বাস করছেন তো মরছেন। और अब आपको बताते हैं कि खालिदा रहमान के भारत से कैसे रिश्ते हैं। देखिए, खालिदा जिया को भारत से ज्यादा पाक का करीबी माना जाता है, यानी खालिदा और उनकी पार्टी बीएनपी का भारत से बहुत अच्छा रिश्ता नहीं रहा। खालिदा के बेटे रहमान भी अपने बयानों से ऐसे ही संकेत देते रहे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर भारत तानाशाह को शरण देगा तो बांग्लादेशी लोगों की नाराजगी मोल लेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब खालिदा और उनकी पार्टी का रुख भारत को लेकर बदल रहा है। हाल ही में मोदी ने खालिदा की सेहत पर चिंता जताई और मदद का भरोसा दिया। मोदी के इस संदेश का बीएनपी ने स्वागत किया और मोदी की जमकर तारीफ की। बीएनपी के नेता अब खुलकर यूनुस सरकार और उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मोदी और भारत के खिलाफ किसी तरह की टिप्पणी या विरोध से बच रहे हैं। बीएनपी नेता सलाउद्दीन यूनुस सरकार में वित्त मंत्री हैं, पर भारत की तारीफ ही कर रहे हैं। हाल ही में चावल खरीद की डील की और कहा भारत जैसे देश से रिश्ते नहीं बिगाड़ सकते। तारिक रहमान ने भी बांग्लादेश पहुंचते ही हिंदू मुस्लिम एकजुटता की बात कही। मतलब रहमान ने साफ संकेत दिया है कि वो भारत से संबंध सुधारने के पक्ष में हैं। तो ये बड़ी बात है अपने आप में कि रहमान कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से भारत के साथ रिश्ते सुधारने के पक्ष में हैं। लेकिन आपको बताएं कि रहमान जब वापस लौटे अपने वतन बांग्लादेश, तो उनके स्वागत के लिए कैसे सड़कों पर लोग पहुंचे थे, ये आप देखिए। ये संख्या लाखों की है। ये ढाका की तस्वीर और ये ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें हैं। जहां तक ड्रोन कैमरे की तस्वीरें हैं, वहां तक लोगों की भीड़ नजर आ रही है।
एक और तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर 17 साल बाद देश लौटे रहमान। बीएनपी के नेता 17 साल बाद आपको बताएं कि लौटे हैं रहमान, और इस दौरान जबरदस्त उनका स्वागत किया गया। 17 साल वो देश से बाहर रहे, लेकिन अब आपको बताएं कि वो फिलहाल लौट गए हैं। और आगे का सवाल ये कि क्या बांग्लादेश का खालीपन भरेंगे तारिक? अब इसके बारे में आइए आपको बताते हैं। दरअसल तारिक रहमान बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। 1971 में कुर्बानियों के बाद हमें आजादी मिली, उनका कहना है। उन्होंने कहा, देश के लोगों और भविष्य के लिए मेरे पास प्लान है। मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, ईसाई सभी एकजुट होकर रहें। हम बांग्लादेश में शांति और स्थिरता चाहते हैं। 2024 आंदोलन के बहादुर नेता हादी को गोली मारी गई, लेकिन नए बांग्लादेश में अब यह सब नहीं चलेगा। इस देश के कमान अब युवा पीढ़ी संभालेगी। इसके अलावा यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल तारिक इसका स्वागत कर रहे हैं। कहा, तारिक बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी बीएनपी के नेता हैं और उनकी वापसी का देश में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से राजनीतिक खालीपन है और तारिक रहमान के आने से इसे भरने में मदद मिलेगी। इसके अलावा शेख हसीना की पार्टी से जुड़े नेता सद्दाम ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, तारिक की घर वापसी से देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी। इस वापसी का एक ही मकसद है, एक तरफा चुनाव करवाना। तारिक कई मामलों में दोषी हैं, अपराधी तक ठहराए गए हैं। वो भी बांग्लादेश में फांसीवादी राजनीति को ही आगे बढ़ाएंगे। तो ये स्थिति है। फिलहाल आपको बताएं कि तारिक रहमान की वापसी के बाद किस तरह से अलग अलग राजनीतिक दल हैं जो वहां की, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। लेकिन अब बांग्लादेश के बाद आते हैं देश एक बार फिर से, और देश में मुंबई से क्या खबरें आयुषी बताइए। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र की नवी मुंबई से बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ पर भयंकर आग लग गई है और ये आग एक केमिकल फैक्ट्री में लगी है। घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को समय रहते दे दी गई, जिसके बाद कई टैंकर्स के साथ टीम मौके पर पहुंची। आग कितनी भयानक थी, तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए। आग की ऊंची लपटें बता रही है कि एक बड़े दायरे में आग फैली हुई है। हालांकि आग कैसे लगी, इससे कितना नुकसान हुआ, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। तो ये दो तस्वीरें हैं आपके सामने। आप देखिए नवी मुंबई में किस तरीके से आग का तांडव देखने को मिला। एक फैक्ट्री ये बताई जा रही है जिसमें अचानक से ये आग लगी। हालांकि समय रहते जो फायर फाइटर्स है उन्हें जानकारी दे दी गई और उसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। और अब खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की, जहां ट्रक और गैस टैंकर की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से गैस रिसाव हो गया और सड़क पर धुआं ही धुआं छा गया। ये तस्वीरें उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर की हैं। सड़क पर हर जगह धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है और इस धुएं की वजह है गैस रिसाव। जब ये जोरदार टक्कर हुई तो गैस टैंकर से गैस रिसने लगी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक और गैस टैंकर जब आपस में भिड़े तो हड़कंप मच गया। गैस टैंकर से रिसाव गैस जहरीली बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस के हाथ पैर फूल गए और आनन फानन में हाईवे की दोनों ओर से आ रहे वाहनों को बंद कराया गया। काफी देर की कड़ी मशक्कत के बाद हालात को काबू में किया गया और हाईवे को फिर से सुचारू रूप से चालू कराया गया। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर हरियाणा के नूह से है, जहां एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों ने रील बनाने के लिए वर्कशॉप में तोड़फोड़ कर दी। इस घटना का वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरियाणा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों द्वारा तोड़फोड़ करने का एक मामला सामने आया है। छात्रों ने एक वायरल रील बनाने के लिए कॉलेज की वर्कशॉप में रखे सामान को तोड़ा। छात्रों ने फिर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया और इसे फ्यूचर इंजीनियर टाइटल दिया। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो नूह जिले के मालब में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का बताया जा रहा है। वीडियो में छात्रों का ग्रुप वर्कशॉप में कुर्सियों, मेज बेंच और हथौड़ी समेत कई सामानों को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं। छात्रों में एक दूसरे से बढ़कर तोड़फोड़ करने की शर्त लगी थी। ये इस तरह की पहली घटना नहीं है, बल्कि ये छात्र आए दिन कॉलेज में रील बनाते हैं। इस मामले में जब कॉलेज के प्रिंसिपल रईश अहमद से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें वीडियो के बारे में पता चला है। प्रिंसिपल ने बताया कि उन्होंने एचओडी को वीडियो में दिख रहे छात्रों की पहचान करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और अब दिल्ली से बड़ी खबर बताते हैं आपको। दिल्ली में आज राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2 दिवसीय ये सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। आतंकवाद विरोधी एजेंसियों के अफसर इसमें शामिल होंगे। हाइब्रिड खतरों को लेकर रणनीतियों पर भी इस बैठक में चर्चा होने वाली है। डिजिटल फॉरेंसिक से निपटने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन जिसका उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 2 दिन का ये सम्मेलन रहने वाला है। आतंकवाद विरोधी एजेंसियों के जो अफसर हैं वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और एक और अब तस्वीर आपको दिखाते हैं, अमित शाह से जुड़ी हुई ये तस्वीर है। दरअसल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अमित शाह पहुंचे थे, जहां वो एक मंदिर की घंटी की आवाज सुनकर रुक गए और कार से उतरकर मंचापूर्ण हनुमान मंदिर पहुंच गए। उन्होंने सैकड़ों साल पुराने मंदिर पहुंचकर संकट मोचन हनुमान मंदिर पर दर्शन किए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। उन्होंने प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना भी की। तो अब यूपी से खबर, जहां पर देश भर में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन जारी है। और आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी घुसपैठियों को लेकर के बेहद ज्यादा सक्रिय है। याद करना, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। बहुत बड़ा खतरा घुसपैठियों से भी है। हमें घुसपैठ नहीं होने देनी है, घुसपैठियों को नहीं आने देना है। घुसपैठिया हटाओ, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, देश की सुरक्षा का मुद्दा। सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों को निकाल करके बाहर करके और जो भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होगा उसकी संपत्ति को जब्त करवा करके गरीबों में बंटवाने का काम भी करने का काम एनडीए की सरकार करेगी। तो आपको बताएं कि देश भर में घुसपैठियों को लेकर अभियान चल रहा है। सबसे पहले आपको आइए असम की तस्वीरें दिखाते हैं। असम की ये तस्वीर देखिए, ये असम के श्रीभूमि की तस्वीर है, जहां कई घुसपैठियों को पकड़ा गया है। यह अभियान चल रहा है लगातार और इसी अभियान के तहत आप देखिए कि कई घुसपैठियों को असम की श्रीभूमि में पकड़ा गया है। और असम के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर की तस्वीर है, जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं। कानपुर स्टेशन के बाहर की तस्वीर है, जहां पर पुलिस ने इन्हें फिलहाल पकड़ा है और ये बांग्लादेशी घुसपैठिए बताए जाते हैं। और अब उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान की तस्वीरें भी देखिए, ये राजस्थान की तस्वीर आपके सामने। बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ जारी है। राजस्थान के अलवर में आपको बताएं कि तमाम बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं। और राजस्थान के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर भी आप देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में ही आपको बताएं कि दिल्ली में भी कई घुसपैठिए पकड़े गए हैं, उनकी कार्रवाई जारी है और एक एक करके घुसपैठियों पर कार्रवाई चल रही है। सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको बताएं कि घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है। तो घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। अब आपको शहर शहर एक्शन पर अपडेट देते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर योगी कड़ा एक्शन ले रहे हैं। यूपी के 17 शहरों में घुसपैठियों के खिलाफ टॉर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस के साथ एटीएस भी घुसपैठियों की धरपकड़ में लगी है। इस साल करीब 6000 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया है। गोरखपुर समेत 17 नगर निगम में डिटेंशन सेंटर भी बन रहा है। इसके साथ ही आपको बताएं असम में हिमंता सरकार घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। हिमंता ने 10% घुसपैठिए बढ़े तो असम बांग्लादेश बन जाएगा, यह भी कहा। पुलिस के साथ बीएसएफ और दूसरी एजेंसियों को भी कड़े एक्शन के लिए कहा है। इसके साथ ही असम से हाल ही में 19 घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा गया। बांग्लादेश बॉर्डर से असम जाते 9 लोगों को भी पकड़ा गया। असम के धुबरी से पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को भी पकड़ा। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दलालों ने महिला से 95,000 रुपए लिए और सिलहट के पहाड़ी रास्तों से खराब मौसम में उसकी भारत में एंट्री कराई।
इसके बाद फर्जी तरीके से महिला का हिंदू नाम से आधार भी बनवाया। 2 महीने से नकली पहचान के साथ ये बांग्लादेशी महिला भारत में रह रही थी और हिमंता सरकार ने कानूनी तरीके से उसे भी डिपोर्ट करने के लिए कहा है। इसके साथ अब बात दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में आपको बताएं कि इस साल दिल्ली से सबसे ज्यादा बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए। 2025 में दिल्ली से 2200 बांग्लादेशी वापस भेजे गए। 2024 में 14 और 2023 में 5 बांग्लादेशी डिपोर्ट हुए थे, जबकि 2022 में 50 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए। गृह मंत्रालय के आदेश पर दिल्ली में एक्शन हो रहा है। अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जा रहा है। तो ये पूरे देश में अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घुसपैठ पर और हिमंता बिश्व शर्मा इस घुसपैठ पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं। उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। As promised, we have already invoked. जैसा कि हमने वादा किया था, हमने अवैध प्रवासियों के निष्कासन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमने निर्देश दिया है कि यदि आपको कोई भी व्यक्ति संदिग्ध लगे या कोई भी व्यक्ति जिसे ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किया गया हो तो उसका तुरंत निष्कासन किया जाए। पुलिस और बीएसएफ उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की कार्रवाई करे। Expulsion order. तो ये हो रही घुसपैठियों पर कार्रवाई देश के अलग अलग राज्यों में, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर क्या है, आयुषी बताइए। बिल्कुल, दिल्ली के वेलकम में हत्या से सनसनी फैल गई है। चाकू मारकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया है। हालांकि जो आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है पुलिस की तरफ से। तो ये बड़ी खबर वेलकम में, जहां हत्या से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि एक युवक को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि आरोपी की तलाश में अब जो पुलिस है वो जुट गई है। और आए दिन इस तरह की आपको बताएं कि खबरें आती हैं। दिल्ली से एक बार और ऐसे ही खबर आई थी पिछले दिनों, जहां पर युवक की हत्या की गई थी। लेकिन अब आपको बताएं कि इस पूरे मामले में फिलहाल कार्रवाई चल रही है और इस कार्रवाई के बाद कहा जा रहा है कि उनकी पहचान की जाएगी जिन्होंने हत्या की है। और अब इस पूरे मसले में पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस ने उन लोगों की तलाश शुरू कर दी है जिन्होंने इस वारदात को फिलहाल अंजाम दिया है। दिल्ली का वेलकम इलाका जो एक बार फिर से दहशत में है, क्योंकि यहां पर एक युवक को इस बार निशाना बनाया गया और एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। अब दिल्ली के बाद बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। लखनऊ में प्रतिमा के उद्घाटन पर अब सियासत शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने पर विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं। एआईएमआईएम ने सवाल उठाए हैं और उनके प्रवक्ता असीम वकार ने सरकार पर हमला बोला है। केवल ब्राह्मणों की मूर्तियां लगाकर पिछड़ों का अपमान सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि 4% ब्राह्मणों की मूर्तियां लगाकर 96% को इग्नोर किया गया। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि 4% ब्राह्मणों की मूर्तियां लगाकर 96% को इग्नोर किया गया। तो देखिए, अब कल प्रधानमंत्री जब लखनऊ में पहुंचे थे इन मूर्तियों का अनावरण करने के लिए, और उसके बाद अब इस पूरे मामले पर जो है राजनीति भी शुरू हो गई है। ये कहा जा रहा है कि सिर्फ यही मूर्तियां क्यों लगाई गई हैं और बाकी जो लोग हैं उनकी मूर्तियां क्यों नहीं लगाई गई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी कल और पूरे देश में जश्न मनाया गया था, कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था इस मौके पर, और प्रधानमंत्री खुद लखनऊ में पहुंचे थे। और यहाँ पर आप देखिए, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्थल का उद्घाटन भी किया। यहाँ पर ये 3 मूर्तियां जिनका अनावरण प्रधानमंत्री ने किया था। और अब इसके बाद जो है यूपी में जो है सियासत शुरू हो गई है। एआईएमआईएम ने इस पर सवाल उठाए हैं। अब ये कल की दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में उद्घाटन करने पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये 3 तस्वीरें हैं आपके सामने, 3 मूर्तियां जिनका अनावरण किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब इन्हीं मूर्तियों के अनावरण पर जो है एआईएमआईएम ने सवाल उठाए हैं। 65 कांस्य प्रतिमाएं लखनऊ। अब सवाल कौन उठा रहा है? सवाल उठा रहे हैं एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार। इन्हीं का कहना है कि लखनऊ में सिर्फ 4% वाले ब्राह्मणों की 3 मूर्तियां लगाकर सरकार ने जो 96% वाले किसी महापुरुष की मूर्ति नहीं लगाकर उन्हें इग्नोर किया है। इसे लेकर कांग्रेस और एसपी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। ये प्रेरणा स्थल है या पंडा स्थल है? पूरे भारतवर्ष में
ब्राह्मणों की जो आबादी है वो 4 से 5%, जो सरकारी आंकड़ा है वो है 3 से 5% के बीच। मैं 4% एवरेज माने ले रहा हूं। तो 4% की आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 बड़ी मूर्तियां लगाकर प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है और 96% आबादी वाले लोगों में से कोई महापुरुष गुजरा ही नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहा हूं कि 96% की आबादी में से आपको कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं मिला आपकी पार्टी में भी कि जिसकी मूर्ति लगाई जा सकती। पहली बार है कि इन्होंने अपने प्रेरणा पुरुष तीनों भाजपाई बनाए, वरना तो हमसे ही उधार ले रहे थे आज तक। कभी गांधी जी को अपना आराध्य मानते हैं, कभी पटेल साहब को आराध्य मानते हैं, अलग बात है। ना गांधी की नीतियों पर चलते हैं, ना पटेल साहब की नीतियों पर चलते हैं। पटेल साहब की नीतियों पर चलते तो आरएसएस को बैन कर देते। सिर्फ एक समाज के 3 चेहरों को ला करके लगाना कहीं ना कहीं आप विवादित चर्चाओं को विषय बना रहे हैं। और हर समाज का इस देश में अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। ब्राह्मण समाज भी एक चैतन्य समाज है, उन्होंने बहुत से चेहरे भी दिए हैं। अब देखिए ये सियासत आखिरकार क्यों चल रही है, ये भी आपके लिए समझना बेहद जरूरी है और ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाते हैं कि यूपी में ब्राह्मणों का सियासी हिसाब किताब आखिरकार क्या है। अब देखिए कुल आबादी कितनी है ब्राह्मणों की, 12% और कितने जिलों में अहम भूमिका निभाते हैं ब्राह्मण। 30 जिले ऐसे हैं यूपी के जहां पर जो ब्राह्मण हैं वो भूमिका निभाते हैं। और आपको ये भी बता दें कि कितनी सीटों पर इनका असर है। 150 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश की जिन पर सीधा असर ब्राह्मणों का देखने को मिलता है। और अब तक उत्तर प्रदेश में 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अभी ब्राह्मण विधायक कितने हैं, मौजूदा स्थिति की अगर बात की जाए तो 52 ब्राह्मण विधायक इस वक्त हैं। 2022 में किसके साथ सबसे ज्यादा ब्राह्मण थे, आप देखिए बीजेपी की बात की जाए तो 89% जो ब्राह्मण थे वो बीजेपी के साथ थे। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो 6% जो ब्राह्मण थे वो समाजवादी पार्टी के साथ थे 2022 में। कांग्रेस की बात की जाए तो मात्र 1% ब्राह्मण ऐसे थे जो कांग्रेस के साथ थे 2022 में। और इससे ही लेकर अब जो पूरी सियासत है उत्तर प्रदेश में वो होती हुई नजर आ रही है। अब यही नहीं, कल प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर भी जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के परिवारवाद पर सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस ने न केवल परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, ये कह रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी। किताबें हो, सरकारी योजनाएं हो, सरकारी संस्थान हो, गली सड़क चौराहे हो, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। अब देखिए मूर्ति अनावरण पर तो सियासत लगातार गर्म होती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अंजीत, एक और मुद्दा है उत्तर प्रदेश में जिसने जो सियासत है उसे गरमा दिया है। जी हाँ, और ये मुद्दा भी लखनऊ से ही। आपको बताएं, यहाँ ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर सियासत तेज हो गई है। लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आगे इस तरीके की बैठक करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंकज चौधरी ने विधायकों से कहा है कि वो किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने कहा कि जाति के हिसाब से बैठक से समाज में गलत संदेश जाएगा। और आपको बताएं कि तस्वीरें बैठक की भी सामने आई और ये तस्वीरें बैठक की हैं जब लखनऊ में विधायक पीएन पाठक के आवास पर बैठक हुई और तमाम विधायक इस बैठक में पहुंचे। बीजेपी के विधायक पीएन पाठक के घर ये बैठक हुई और आपको बताएं कि इस बैठक में तमाम जो विधायक हैं वो फिलहाल बैठक में पहुंचे और इसी बैठक को लेकर के अब प्रदेश संगठन ने नाराजगी जाहिर की है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा है कि हम इस पूरे मसले पर आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठक अच्छी बात नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम किसी भी जाति विशेष को लेकर के भरोसा नहीं रखते हैं। तो ये बात पंकज चौधरी ने कही है, जो कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने। उन्होंने नाराजगी फिलहाल जताई है।
परसेंटेज के आधार पर हमारा टिकट है। अब देखिए, बंद कमरे में ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। लखनऊ में यूपी के करीब 50 ब्राह्मण विधायक ऐसे थे जिनकी बंद कमरे में मीटिंग हुई। ये मीटिंग जो है कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक के आवास पर हुई थी। और बैठक की वजह क्या बताई गई? पीएन पाठक की पत्नी का जन्मदिन बैठक की वजह बताई गई थी। ब्राह्मण विधायकों की इस मीटिंग को सहभोज का नाम दिया गया। विधायकों को लिट्टी चोखा और मंगलवार व्रत का फलाहार परोसा गया था। इसमें मुख्य रूप से पूर्वांचल और बुंदेलखंड के ब्राह्मण विधायक शामिल हुए। अब सूत्र ये कह रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक ब्राह्मणों की राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। बैठक में ये भी चर्चा हुई कि संख्या के आधार पर हिस्सेदारी की मांग अब की जाएगी। मीटिंग में इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि ब्राह्मणों का एक बड़ा चेहरा बनना चाहिए, एक बड़ा चेहरा हो, क्योंकि सरकार और संगठन में समाज की कोई सुनने वाला नहीं है। सूत्र ये भी बताते हैं कि चर्चा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर भी हुई है। कहा यह गया कि डिप्टी सीएम ब्राह्मण तो हैं, लेकिन ताकत उन्हें नहीं दी गई है। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि संगठन में ब्राह्मणों का कद घटाया जा रहा है। यहां लखनऊ, भदोई, गोंडा और बहराइच की घटनाओं का भी जिक्र किया गया और मांग उठी है कि नाइंसाफी रोकने के लिए समाज को एक साथ आना होगा। बैठक में यह भी तय हुआ कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े ब्राह्मण हैं उनकी मदद की जाएगी। फैसला यह हुआ कि गरीब ब्राह्मणों की मदद के लिए एक फंड बैंक बनाया जाएगा। इसमें जो रिटायर्ड जज हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उन्हें इसमें जोड़ा जाएगा। तय किया गया है कि ब्राह्मण विधायकों की अगली जो बैठक है वो अब जनवरी में की जाएगी। अब यूपी विधानसभा में इस समय 52 ब्राह्मण विधायक हैं, इनमें 46 भाजपा के हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि अगस्त में लखनऊ में क्षत्रिय विधायकों की भी बैठक हुई थी। अब इसे कुटुंब परिवार का नाम दिया गया और इसमें करीब 40 एमएलए पहुंचे थे। हालांकि इसको लेकर बीजेपी के सहयोगी दलों की अलग अलग दलीलें हैं। आपको सुनवाते हैं संजय निषाद और ओपी राजभर का इसको लेकर क्या कुछ कहना है। हमारे पार्टी के विधायक हैं, फिर भी अपने जाति में ब्राह्मण तो है ना, तो हर आदमी को ब्राह्मण है तो अपने बैठक में तो जाने का उनका अधिकार है। जाति का कहीं भी किसी पार्टी में रहे, उससे क्या मतलब है? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऑल इज वेल है। इस नाते की बैठक किसी की यहाँ भी आहूत की जाती है तो भोज के, हमको तो जानकारी है कि भोज पर बुलाया गया था। अब उसको देखने का सबका अलग अलग चश्मा है तो क्या करें। और आइए कुछ और नेताओं की राय आपको बता देते हैं किसका क्या कहना है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, कह रहे हैं विधानसभा का सत्र चलता है तो विधायक मिलते रहते हैं। इस बैठक को कुटुंब बैठक, स्नेह मिलन नहीं कहना चाहिए। इसको ब्राह्मण, क्षत्रिय और दलित बैठक की तरह ना देखें। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव क्या कह रहे हैं भी देखिए। पिछले सत्र में भी ऐसी बैठकें बुलाई गई थी। बीजेपी के लोग सिर्फ जातियों में बांटते हैं, सब सपा में आए, सबको सम्मान मिलेगा। इसके अलावा अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं बीजेपी के भीतर ब्राह्मण कमजोर महसूस कर रहा है। ब्राह्मण समाज पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ा रहा, लेकिन ब्राह्मणों को बीजेपी में कभी सम्मान नहीं मिला। तो ये वो नेता हैं, आपको बताएं कि जो ये कह रहे हैं कि क्या कुछ हुआ और इसे क्या नाम नहीं देना चाहिए। लेकिन अब लखनऊ से एक खबर है, एक तस्वीर है, बल्कि आयुष बताइए क्या तस्वीर है। बिल्कुल, देखिए प्रेरणा स्थल को लेकर तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन प्रेरणा स्थल से ही एक ऐसी तस्वीर काफी वायरल हो रही है जो कि चर्चाओं का विषय बनी हुई है। अब बता दें आपको, देर रात राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के लिए सड़कों के किनारे लगाए गए गमलों को लोग अपने घर ले जाते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि दिन में कार्यक्रम के बाद लोग प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के जो कटआउट्स लगे थे उन्हें भी लेकर ले जाते हुए दिखाई दिए। वहीं रात में कुछ लोग ऐसे थे जो गमले चोरी करते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो गमला चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की तस्वीर लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की राजधानी की तस्वीर है। पूरा इलाका बेहद पौष है और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के बाद जो गमले रखे गए थे उसको लोग वहां से लेके चलते बने। सरकारी पैसे से ये गमला रखा हुआ है और लोग वहां से उठा रहे हैं और लेके चलते बन रहे हैं। आप ये देखिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और अब बड़ी खबर आपको बताएं गुरुग्राम से। गुरुग्राम के क्लब में महिला को गोली मार दी गई, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित महिला शादी से इनकार करने पर महिला को गोली मारी गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी इस पूरे मामले में कर लिया है। 19 दिसंबर की रात की वारदात है और कल इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद अब आगे की भी जांच पुलिस कर रही है। शादी से इनकार किया महिला ने, उसके बाद महिला को गोली मार दी गई और अब पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
और दिल्ली के बाद अब जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पुलिस टीम पर पथराव हो गया और कई पुलिसकर्मी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ग्रामीण जयपुर के चौमू में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। बताया जा रहा है कि मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर जो विवाद है वो शुरू हो गया, जिसके बाद उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले पुलिस ने छोड़े हैं। और आपको बताएं कि एक अपडेट इस पूरे मामले में कि फिलहाल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है और इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही मुस्लिम समुदाय की सहमति से मस्जिद के बाहर सड़क पर पड़े पत्थरों को हटाया गया था। आज तड़के करीब 3 बजे अचानक विवाद उस समय शुरू हुआ जब कुछ लोगों ने पत्थर हटाई गई जगह पर रेलिंग लगाने का काम शुरू किया। इस दौरान विरोध बढ़ा और मामला पथराव तक पहुंच गया। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। फिलहाल क्षेत्र में तनाव बना हुआ है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है और इंटरनेट सेवा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। और अब बड़ी खबर बिहार से आपको बताते हैं। राबड़ी देवी के आवास को खाली करने की प्रक्रिया जारी है। देर रात 3 से 4 गाड़ियां राबड़ी देवी के आवास के अंदर पहुंची थी। आपको बता दें कि पिछले महीने राबड़ी देवी को नया आवास आवंटित हुआ। नए आवास में शिफ्ट होने के बजाय वो 10 सर्कुलर रोड में ही रह रही हैं। राबड़ी देवी को 39 होर्डिंग रोड आवंटित किया गया है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से उन्हें यह आवास मिला है और इसी पर हमारे सहयोगी शिवम की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास को अब खाली किया जा रहा है। आज से ठीक 1 महीने पहले 25 नवंबर को भवन निर्माण विभाग के द्वारा राबड़ी देवी को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें यह जानकारी दी गई थी कि अब उन्हें बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर 39 हार्डिंग रोड का जो आवास है वो आवंटित किया जाता है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर 3 से 4 जो छोटी गाड़ियां हैं जिसमें सामान लोड किया जाता है वो आवास के अंदर गई थी और अभी भी वो गाड़ियां जो है वो आवास के अंदर मौजूद है। और जो हमारे सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि कई सामान अब इस आवास से खाली किया जा रहा है और दूसरे जगह पर जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का जो सरकारी आवास है उसे खाली किया जा रहा है, पर राबड़ी देवी के आवास पर ना तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मौजूद है, ना ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद है। उसके बावजूद भी राबड़ी देवी के जो सरकारी आवास है उसे खाली किया जा रहा है। सहयोगी सोमू आनंद के साथ मैं शिवम, NDTV पटना। अब खबर यूपी से आपको एक बार फिर से बता दें, कोडीन कफ सिरप केस में यूपी में योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने केस के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल की तलाश तेज कर दी है। तलाशी के साथ शुभम जायसवाल से जुड़ी वाराणसी में 38 करोड़ की संपत्ति सीज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कोर्ट से इस सिलसिले में नोटिस जारी कर दिया गया है। कोर्ट ने शुभम के परिवार को यह साबित करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है कि यह संपत्ति वैध तरीके से हासिल की गई है। आपको बता दें कि कोडीन केस में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल अब तक फरार चल रहा है। उसके खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने शुभम जायसवाल के परिवार को 1 हफ्ते का नोटिस जारी कर कहा है कि अगर 1 हफ्ते में वो ये साबित कर सके कि यह संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई है तो संपत्ति सील नहीं होगी। शुभम जायसवाल और उसके परिवार, पिता भोला प्रसाद जायसवाल, पत्नी शारदा, बेटी प्रगति और बहु वैशाली, सभी के नाम यह संपत्ति है। यह 38 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई है। देखिए, ये 107 BNSS जो नया कानून आया है उसमें प्रावधान है कि अपराध से यदि किसी व्यक्ति ने कोई संपत्ति अर्जित की है तो उसको जब्त, विवेचना के दौरान ही जब्त किया जा सकता है। शुभम जायसवाल और उसके परिवार की लगभग 38 करोड़ के आसपास की संपत्ति आइडेंटिफाई करके कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1 हफ्ते का समय दिया है कि वो ये सिद्ध करें कि ये पैसा कहाँ से आया है। अगर वो सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो वो सारी संपत्ति सील हो जाएगी। कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर के सरकार फिलहाल सख्त है और क्या क्या अब तक कार्रवाई हुई है ये भी आइए आपको बताते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में आपको बताएं कि कोडीन कफ सिरप को लेकर के योगी सरकार सख्त है और योगी लगातार कार्रवाई कर रही। देखिए, कोडीन कफ सिरप केस में अब तक जो कार्रवाई हुई है वो मुख्य रूप से यूपी पुलिस, FSDA, STF और ED की संयुक्त कार्रवाई चल रही है। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में अब तक 75 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। NDPS एक्ट के तहत केस भी दर्ज हुआ है और आपको बताएं कि अब तक करीब 100 FIR हुई हैं। छापेमारी हुई जिसमें 332 से अधिक जगह हैं जहां छापेमारी हुई। कानूनी कार्रवाई की अगर हम बात करें तो 132 फर्मों पर कार्रवाई हुई
जिसमें से 15 को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और करीब 13 लाख कोडीन कफ सिरप की बोतलें जब्त की गई हैं। अब तक की जांच में आपको बताएं कि हवाला, क्रॉस बॉर्डर के लिंक मिले हैं। मुख्य आरोपी इसमें शुभम जायसवाल है, जो कि फरार बताया जा रहा है। शुभम की तलाश के लिए पुलिस ने इनाम रखा है और साथ ही साथ आपको बताएं कि लुकआउट नोटिस जारी किया है। लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कोडीन पर कार्रवाई को लेकर क्या कहा था, ये भी सुनिए। ये कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। इल्लीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वो अभी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करिए। तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि कोडीन कफ सिरप मामले में क्या कार्रवाई हो रही है। अब खबर मध्य प्रदेश से है और मध्य प्रदेश से क्या खबर आयुषी? बिल्कुल, एमपी के उज्जैन से बड़ी खबर मिल रही है, जहां एक नाबालिग पर चाकू से वार कर दिया गया। आपको बता दें कि 3 बदमाशों ने नाबालिग की गर्दन में चाकू मारा। हमलावर चाकू गर्दन में ही छोड़कर भाग गए। घायल हालत में अस्पताल नाबालिग पहुंचा। बाइक टकराने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते यह हमला किया गया। अब सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उज्जैन में बाइक टकराने के विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। 3 बदमाश एक नाबालिग के गर्दन पर पीछे से चाकू से वार कर फरार हो गए। हैरानी की बात यह रही कि बदमाश नाबालिग के गर्दन में चाकू लगा छोड़कर ही मौके से 9-2-11 हो गए। अब इस खौफनाक घटना का वीडियो सामने आया है। पूरी घटना उज्जैन के महिदपुर के दर्जी बाकल इलाके की है। पीड़ित अरशान खान ने बताया कि वो दुकान से सामान लेकर अपने दोस्त के साथ घर लौट रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे एक बाइक उनके बाइक से टकरा गई। जिशान ने ध्यान से बाइक चलाने की बात कही तो विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट के बीच बदमाशों ने जिशान पर चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित के गर्दन में चाकू फंस गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल नाबालिग को पहले महिदपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे उज्जैन के चरक अस्पताल के लिए रेफर किया गया। वीडियो में नाबालिग अस्पताल में दर्द से कराता हुआ नजर आ रहा है। और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां पर आपको बताएं कि 20 साल बाद ठाकरे बंधु साथ आ गए, लेकिन उनके आने से कुछ साइड इफेक्ट्स भी शुरू हो गए हैं। दरअसल बुधवार को मुंबई की सड़कों पर उत्तर भारतीय संगठनों की ओर से कुछ पोस्टर लगाए गए थे, जिनमें लिखा था, उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे। अब इस पोस्टर को लेकर विवाद तब बढ़ गया जब एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने आक्रामक भाषा में जवाब देते हुए कहा, जो लोग कह रहे हैं कि बटोगे तो पिटोगे, वो कान खोलकर सुन ले। अगर मराठी का अपमान किया तो नहीं बटोगे तो भी पिटोगे, यानी तुम एकजुट भी रहो तब भी मन से तुम्हें पीटेगी। ये पोस्टर भी आप देखिए, जिसमें उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे लिखा हुआ है। अब इस पर एमएनएस नेता का बयान सामने आया है। एमएनएस नेता ने कहा, नहीं बटोगे तो नहीं पिटोगे। तो देखिए, लगातार जो है विवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो गठबंधन हुआ, उसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब एक पोस्टर जो है वो काफी वायरल हो रहा है और पोस्टर को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये पोस्टर क्यों लगाए गए हैं। उसमें आप देखिए किस तरीके से जो है हालात बन गए हैं। अब ऐसे कई मौके आए जब महाराष्ट्र में
मराठी भाषा को लेकर विवाद होता हुआ नजर आया। 22 जुलाई की ये तस्वीर आप देखिए, जब मराठी नहीं बोली गई किसी व्यक्ति की तरफ से तो किस तरीके से जो एमएनएस कार्यकर्ता है उन्हें धमकी देते हुए नजर आए। 22 जुलाई के बाद एक और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। 17 जुलाई की ये तस्वीर है, जहां पर आप देखिए एक मारवाड़ी व्यक्ति को पकड़कर उससे जबरदस्ती मराठी बुलवाई गई और ये कहा गया कि अगर आपको मराठी नहीं आती तो आप महाराष्ट्र में नहीं रह सकते हैं। आणि तुम्हाला सगळ्यांना जाहीर सांगतो इकडे सगळ्या लोकांना की अशी जी लोक आहेत ना लोकांना तुम्ही घ्यायचं बंद करा असे येऊन तो देखिए, बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई में एक बार फिर मराठी बनाम नॉन मराठी का जो मुद्दा है वो लगातार गर्मा रहा है। चुनाव से ठीक पहले इसे एक बार फिर से तूल दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है, इसे जरा समझ लेते हैं। अब आप देखिए, 20 साल बाद राज और उद्धव ठाकरे का ऐतिहासिक मिलन होता है। मराठी एकजुटता और बीजेपी को चुनौती देने का मकसद इस गठबंधन को माना जा रहा है। अब दोनों भाइयों ने कहा कि मुंबई मराठी का ही रहेगा। गठबंधन पर फडणवीस का तंज, जैसे रूस यूक्रेन साथ आ गए वैसे ये दोनों भाई भी साथ आ गए हैं। अब दोनों भाइयों के साथ आने के जो साइड इफेक्ट्स है वो भी शुरू हो गए हैं। दरअसल मुंबई में पोस्टर लगे, उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे। अब पोस्टर पर एमएनएस की आक्रामक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। एमएनएस के नेता संदीप देशपांडे ने कहा, नहीं बटोगे तो भी पिटोगे। अब बीएमसी चुनाव से पहले भाषाई क्षेत्रीय विवाद को तूल दिया जा रहा है। ठाकरे गठबंधन से मराठी बनाम मुस्लिम वोट को साथ लाने की जो कवायद है वो तेज हो गई है, लेकिन सीट शेयरिंग और कार्यकर्ता एकीकरण एक बड़ी चुनौती इस बीच माना जा रहा है। तो गठबंधन हुआ है, लेकिन गठबंधन पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। देखते हैं कैसे चुनाव से पहले इसे लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। ईट का जवाब पत्थर से नहीं लोहे से मिलेगा, कायदा हातात घेऊ नका हा सुनील शुक्ला विनंती करतोय। इलेक्शन झाल्यानंतरही तुम्ही हे मारहाण चालू ठेवणार आहे असा तुमच्या बोलण्याचा मतलब आहे। They have put some AI generated monkeys are created by BJP and those monkeys have put some posters that botoge to pitoge. So I just want to tell those AI generated monkeys that if you try to insult Marathi language, if you try to insult Marathi culture, नहीं बोटोगे तो भी पिटोगे। अब इस पूरे मसले पर संजय निरुपम क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। सच है कि इनके पीछे बड़े पैमाने पर जिहादी मानसिकता के लोग खड़े हैं। कल भी जो युति हो रही थी या घोषणा हो रही थी वहां पर जमीयते उलमा ये हिंद के जो सांप्रदायिक लीडर्स हैं वो थे वहां पे। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे संभाजीनगर से रियाज मामू को बुलाते हैं, जो धर्मवीर संभाजी महाराज के खिलाफ है, जिसने संभाजीनगर के नामांतरण के खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन चलाया था, बंद की अपील की थी, ऐसे लोगों से हाथ मिला के दोनों भाई मुंबई में महानगर पालिका चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए जिहादियों के दबाव में आकर पूरे हिंदू समाज को जाति और भाषा के नाम पे बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं और उसी षड्यंत्र का नतीजा यह है कि इस प्रकार की धमकी दी है। अब देखिए, महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में महायुति की बड़ी जीत हुई है और उसके बाद अब सवाल है बीएमसी चुनाव को लेकर, जिसकी तैयारी भी तमाम पार्टियों ने तेज कर दी है। अंजी बिल्कुल, इधर बीएमसी चुनाव की गहमागहमी के बीच आज उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे छत्रपति संभाजीनगर में एक विशाल मशाल रैली के साथ शिवसेना के नगर निगम चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। ये रैली जनवरी में होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले युवाओं और पार्टी के पारंपरिक मतदाताओं को लामबंद करने के लिए आयोजित की जा रही है। पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि यह आयोजन हाल ही में हुए गठबंधन के बाद भावनात्मक रूप से एक नई शुरुआत का काम करने वाला है। अब महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर बीजेपी की बैठक लगातार जारी है। मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड़ के लिए 70 से अधिक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो आज जारी हो सकती है, ये माना जा रहा है। तो नगर निगम चुनाव की तैयारी महाराष्ट्र में लगातार जारी है। बीजेपी और शिंदे गुट की बैठक हुई, जिसके बाद आज पहली लिस्ट जारी हो सकती है, माना जा रहा है। और पुणे नगर निगम चुनाव को लेकर शरद पवार गुट ने सर्वे शुरू कर दिया है। 100 सीटों पर सर्वे कर रही है शरद पवार की एनसीपी। बताया जा रहा है कि अगर कांग्रेस उद्धव
गुट की शिवसेना से नजदीकियां बढ़ती हैं तो वो अकेले चुनाव लड़ेगी। तो आपको बताएं कि शरद पवार भी सक्रिय हो गए इस पूरे चुनाव में। और महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगम चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी है। प्रति उम्मीदवार 9 से 15 लाख रुपए तक की रकम सीमित कर दी गई है। भोजन के लिए प्रतिदिन 150 रुपए की सीमा निर्धारित की गई है। हालांकि कई राजनीतिक दलों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। और बढ़ते हैं आगे खबरों में, आपको बताएं कि रेलवे का बढ़ा हुआ किराया आज से लागू हो गया है। लंबी दूरी की टिकट और महंगी हो गई है। 215 किलोमीटर से ऊपर की यात्राएं महंगी होगी। लोकल टिकट और पास के किराए में फिलहाल बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दें कि जो 215 किलोमीटर से ऊपर का सफर है वो अब आपके लिए महंगा हो गया है। तो बिल्कुल मौका है, क्योंकि कई जो लोग हैं वो छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उनसे जुड़ी हुई ये खबर है। आज से जो महंगा किराया था, जो दर थी, वो आज से लागू हो जाएंगी। रेलवे का जो बढ़ा हुआ किराया है वो आज से लागू हो रहा है। तो आपको बताएं कि आज से ट्रेन का किराया बढ़ गया है और ये आपके लिए बेहद काम की खबर है। और इसलिए काम की क्योंकि किराए की बढ़ोतरी के बाद से बहुत सारे लोगों को बता दें कि किराया महंगा। आप देखिए 215 किलोमीटर तक कोई बढ़ोतरी फिलहाल नहीं की गई है। और आपको बताएं कि 216 से 750 किलोमीटर तक 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा आपको बताएं कि 751 से 1250 किलोमीटर के लिए 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 1251 से 1750 किलोमीटर तक के लिए 15 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा आपको बताएं कि 1751 किलोमीटर से लेकर 2250 किलोमीटर तक के लिए 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आज से ही बढ़ा हुआ जो ट्रेन का किराया है वो लागू हो गया है। स्लीपर क्लास में आपको बता दें कि 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। और साथ ही आपको बताएं कि फर्स्ट क्लास में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही मेल, एक्सप्रेस, नॉन एसी, सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास और फर्स्ट क्लास में 2 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। तो आपको बताएं कि ये फिलहाल काम की खबर है आपके। और अब आपको बताएं कि काम की खबर इसलिए क्योंकि रेलवे से आप सफर करते हैं, हर व्यक्ति लगभग करता है सफर, और उसके लिए एक बढ़ा हुआ किराया मुश्किलें थोड़ी बढ़ा सकता है, जेब भारी कर सकता है। बिल्कुल अंजीत, एक और खबर है आम जनता से ही जुड़ी हुई। अगर आप भी अपने रोजमर्रा से जुड़ी हुई चीजों को मंगाने के लिए स्विगी, जोमेटो या फिर जेप्टो का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि देश में नए साल पर ऑनलाइन सामान मंगाना मुश्किल हो सकता है। दरअसल गिग वर्कर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पटना और चेन्नई में एक साथ हड़ताल का ऐलान किया है। तो आपको बताएं कि स्विगी और जोमेटो की सेवाएं ठप हो रही, यानी त्योहार के सीजन में लोगों के जश्न का मजा किरकिरा हो सकता है। अब देखिए, आजकल जो लोग हैं वो अपनी रोजमर्रा से जुड़ी हुई चीजों को मंगाने के लिए इन तमाम ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आखिरकार जो ये वर्कर्स है ये हड़ताल पर क्यों जा रहे हैं ये भी आपको समझा देते हैं। और क्या आखिरकार जो ये डिलीवरी बॉयज है ये मांग कर रहे हैं। अब देखिए, 10 मिनट डिलीवरी मॉडल को वापस लिया जाए, क्योंकि कई ऐप्स हैं जो कि 10 मिनट में डिलीवरी का जो ऑप्शन है वो देती हैं। काम करने की बिगड़ती परिस्थिति में सुधार किया जाए, ये भी उनकी मांग है। उचित वेतन की मांग भी जो वर्कर्स हैं वो कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म और ग्राहक दोनों बेहतर व्यवहार करें। कई जगह पर ऐसा होता है, बेहतर व्यवहार नहीं किया जाता है। कार्यस्थल पर सम्मान और गरिमा जो है वो भी देखने को मिले। सामाजिक सुरक्षा की भी जो मांग है वो भी वर्कर्स कर रहे हैं। और त्योहारों के दौरान लंबे समय तक काम करना होता है, जो काफी मुश्किल उन लोगों के लिए हो जाता है। अनिवार्य छुट्टी का भी जो नियम है वो इनके लिए बनाया जाए। काम करने का जो फिक्स टाइम है वो भी तय किया जाए। साथ ही साथ स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवरेज और पेंशन जैसी योजनाओं में भी इन लोगों को शामिल किया जाए। और इन्हीं तमाम मांगों को लेकर जो ये लोग हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, मौका है, त्योहारी सीजन है। अब त्योहारी सीजन में आप देखिए, कल क्रिसमस का मौका था और क्रिसमस के मौके पर कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जहां लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन कई जगह पर विवाद भी होता हुआ नजर आया। जी हाँ, बिल्कुल, क्रिसमस के मौके पर कई जगह हंगामा हो गया। कुछ शहरों में तोड़फोड़ और बवाल की भी खबरें आई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई शहरों में हंगामा हुआ। हंगामे की कुछ तस्वीरों के साथ अलग अलग हिस्सों से भी और तस्वीरें सामने आई। क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान हंगामा हुआ और तोड़फोड़ किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। क्रिसमस के मौके पर कई जगह हंगामा हुआ। कुछ शहरों में तोड़फोड़ और बवाल की भी खबरें आई। अब आपके सामने अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। आपको बताएं कि असम की तस्वीरें हैं। रालबाड़ी की तस्वीर आपके सामने है।
रायपुर छत्तीसगढ़ की तस्वीर आपके सामने है, विदिशा मध्य प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है, केरल में आप देखिए बवाल हुआ, उत्तर प्रदेश के बरेली में, जबलपुर में मध्य प्रदेश में, लखनऊ की तस्वीर है उत्तर प्रदेश के, और हिसार से आपको बताएं कि ये तस्वीरें हैं हरियाणा की। तो आपको बताएं कि इस पूरे मसले पर अलग अलग जगहों से क्रिसमस के मौके पर बवाल की तस्वीरें आई हैं। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के बरेली की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। और अब उत्तर प्रदेश के बरेली के बाद रायपुर की तस्वीर आप देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ये तस्वीर है, जहां पर तोड़फोड़ और बवाल हुआ है। छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश की तस्वीर आप देखिए, जबलपुर की, जहां पर क्रिसमस के मौके पर आपको बताएं कि पथराव हुआ है, और इस पथराव की तस्वीरें आपके सामने हैं। क्रिसमस के मौके पर यहां पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। और इसके साथ ही अब मध्य प्रदेश के विदिशा की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर लोग नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो तस्वीर है ये विदिशा की है, और विदिशा में भी लोगों ने क्रिसमस को लेकर के नारेबाजी की है, बवाल किया है। और आपको बताएं कि नागपुर की भी तस्वीर आप देखिए, जहां पर कैसे बवाल किया गया। ये तस्वीरें सीसीटीवी तस्वीरें हैं, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये फिलहाल आपको बताएं कि नागौर की तस्वीरें हैं। ये तस्वीर आपके सामने जो नागौर राजस्थान की तस्वीर है, जहां पर बवाल हुआ, और उसके बाद ये सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं। तो ये बवाल यही नहीं थमा, दिल्ली से भी कुछ तस्वीरें कुछ दिनों पहले सामने आई थी, उसको लेकर के अब एफआईआर हो गई। वो क्या खबर है आयुषी? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सौरभ भारद्वाज, संजीव झा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आदिल अहमद खान के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। आम आदमी पार्टी नेताओं पर सेंटा क्लॉज के अपमान का आरोप लगा है। सेंटा को सीपीआर देते हुए एक वीडियो बनाया था, और वीडियो काफी वायरल हुआ था। दरअसल 18 दिसंबर को सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें सेंटा का मजाक उड़ाया गया। वीडियो दिल्ली के कनॉट प्लेस पर बनाया गया था, जिसमें 376 AQI सुनकर सेंटा बेहोश हो जाते हैं, और फिर सौरभ भारद्वाज उन्हें सीपीआर देते हैं। आप नेताओं पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। तो आपको बता दें, वहीं इस मामले को लेकर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि आपको ड्रामा बंद करना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की वीरेंद्र सचदेवा से, सुनिए। बीजेपी का क्या रिएक्शन? देखिए, वो वीडियो मैंने भी देखा है, और मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह का कोई हक नहीं है कि आप किसी भी धर्म के धार्मिक जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उनसे आप खिलवाड़ करें। मुझे हैरानी इस बात की है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनको अपने व्यवहार में गंभीरता रखनी चाहिए। आप राजनीतिक मुद्दों पे बात कीजिए, उस पर कटाक्ष कीजिए, जो आपकी डिमांड्स है उसको कहिए, लेकिन उसका तरीका क्या है। एक पार्टी जो 11-12 साल दिल्ली में राज करती है, और जो तीनों लोग दिखाए गए हैं उसमें तीनों जनप्रतिनिधि रहे हैं, और इतना भी आचरण उनका नहीं है कि जब आप जनप्रतिनिधि बनते हैं तो आप समाज के हर वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आप एक खास धर्म के प्रतीक चिन्ह को लेकर, और वो भी तब जब उनका एक धार्मिक त्यौहार चल रहा है, और उस तरह का आचरण करते हैं कि जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं ठेस हो, तो ये मुझे लगता है कि ये बचकाना है, नौटंकी है, और ये गंभीरता नहीं, मस्खरापन लगता है। तो दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, जो अगर किसी ने शिकायत की है तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन मुझे लगता है इन चीज़ों से बचना चाहिए। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर भारतीय रक्षा विभाग बेहद सतर्क हो गया है। अब जवानों के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोस्ट करने के, किसी के पोस्ट लाइक या डिसलाइक करने और किसी के पोस्ट पर कमेंट करने को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर है। ये खास तौर पर पोस्ट करने को लेकर निर्देश जारी हुआ है। साथ ही आपको बताएं कि सावधानी बरतने के लिए कहा गया, लाइक डिसलाइक पर भी सावधान रहने के लिए कहा गया है।